जब मैं ब्याह कर अपनी ससुराल आई तो ठीक 13वें दिन बाद मेरे ससुर का देहांत हो गया। अब मुझे मनहूस कहने लगे। जब मेरी बेटी हुई तो ठीक 13वें दिन बाद मेरे देवर का भी देहांत हो गया। मेरी सास मेरे पति को मजबूर करने लगी कि मुझे तलाक दे, लेकिन शादी के बाद मेरे पति के कारोबार में दिन प्रतिदिन उन्नति होती गई। मेरा पति मुझे धैर्य रखने को कहते। एक दिन मेरी सास मुझे और मेरी बेटी को बहाने से अपनी बहन के घर का कहकर पहाड़ी इलाके ले गई और हमें वहां अकेला छोड़ दिया। अब मेरी सास घर आई तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अपनी 6 महीने की बेटी को सीने से चिपकाए मैं डरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। ऊंचे ऊंचे पथरीले और पहाड़ों के बीच मेरी सास मुझे बिठाकर कब की जा चुकी थी। मुझे तो वापसी का रास्ता भी नहीं याद था। आते से उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पहाड़ों में एक वैद्य रहता है जिससे उसे ने अपनी दवाइयाँ लेनी है, मगर यहाँ पहाड़ में मुझे वेद तो क्या कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। गले में कांटे चुभ रहे थे। अब मेरी सास मुझे और मेरी बेटी को एक पत्थर पर बिठाकर खुद पानी लेने का बहाना करके चली गई थी। उन्हें गए अब कई घंटे गुजर चुके थे। मेरी बेटी भूख से बिलख रही थी। अचानक ही मैं चौंकी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मेरी तो जैसे ही जान निकल गई। बच्ची को गोद में उठाकर मैं उठ खड़ी हुई और दूर से पहाड़ी कुत्तों के एक झुंड दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। डर से मेरे होठों से चीख निकल गई। मैंने मदद के लिए आसपास पुकारा, मगर वहां कोई नहीं था। कुत्ते तेजी से मेरी तरफ दौड़ते आ रहे थे। यह तो अच्छा था कि कुत्ते काफी दूर पर थे, पर उनकी भौंकने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। मैंने फैसला कर लिया, रास्ते का तो पता हो या ना हो, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं जल्दी से बच्ची को खुद को से चिपकाए और अंदाज से एक और को दौड़ने लगी। कुत्ते मेरे पीछे थे और रास्ता चारों ओर एक जैसा ही था। ऊंचे नीचे पहाड़, नुकीले पत्थर। मेरा जूता रास्ते में ही उतरकर कहीं गिर गया। एक नुकीला पत्थर मेरे पैर में जोर से चुभा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा पैर जख्मी हो चुका था, लेकिन मुझे अपनी और अपनी बच्ची की जान प्यारी थी। मैं अंधाधुंध भागती चली गई। न जाने कितनी देर तक भागती रही। भागते भागते पहाड़ी रास्ता कहीं पीछे रह गया। मैं कच्ची पक्की सी सड़क पर निकल आई। मेरी सांस बहुत तेज चल रही थी। यहाँ निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं इस सड़क को पहले देखा है। सुबह के समय जब मेरी सास मुझे लेकर आई थी तो इसी रास्ते से हम लोग इस पहाड़ी इलाके में गए थे, मगर अब मुझे यह समझ नहीं था कि दाएं जाऊं या बाएं। आखिर घर का रास्ता किस ओर है। मेरे पति को भी पता भी न था कि मैं अपनी सास के साथ पहाड़ी इलाके में आई हूँ। वह तो मुझे बहुत प्यार करता था और अंधा विश्वास करता था। सिर्फ सास ही थी जिनको मेरा अस्तित्व एक आंख ना भाता था। आज सुबह भी जब उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का कहा और साथ में यह कहा था कि अपने पति को कुछ मत बताना, तो एक पल के लिए मुझे परेशानी तो हुई, लेकिन यह सोचकर रह गई कि अपनी सास के नज़रों में अच्छी बन जाऊंगी। मैं साथ चलने को तैयार हो गई और अब जी भरकर पछता रही थी। बच्ची भूख से बुलक रही थी। मेरे पैर से खून निकल रहा था और सूरज आग उगल रहा था। हिम्मत करके मैदान और चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। एक पल के लिए तो मैं डर गई। ना जाने गाड़ी में बैठा हुआ इंसान कैसा होगा, लेकिन साथ ही भाग्य ने दिया कि गाड़ी में बैठे हुए एक अच्छा और बूढ़ा इंसान था। उसे मैं अपने घर के इलाके का बताया तो वह हैरान हो गया। आप यहाँ इस इलाके में क्या लेने आई हो बेटा? यह तो पहाड़ी इलाका है। यहाँ चोर उचक्के और गुंडे मवाली रहते हैं। यहाँ तो किसी इंसान का दूर दूर तक दिखाई देना भी तो मुश्किल से होता है। मैं भी दूसरे शहर से आया हूँ, इसलिए इस तरफ निकल आया हूँ। वह अच्छा इंसान था। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और शहर तक लिफ्ट दे दी। जिस समय मैं वापस अपने घर की गली में पहुंची तो शाम होने वाली थी। मुझे अपनी सास से ऐसी उम्मीद ना थी, लेकिन जैसे ही मैं गली मुड़कर अपने घर के दरवाजे तक पहुंची, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे घर के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थी और उनके चेहरे पर मौत के साए लहरा रहे थे, क्योंकि अंदर का दृश्य देखने की हिम्मत मुझ में भी न थी। वह कैसे देख सकती थी? 2 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे अंदाजा न था कि शादी के बाद मुझे यह सब देखना पड़ेगा। शादी की रात मेरे पति कमरे में आए तो मेरा घूंघट उठाते ही चौंक कर विश्वास नहीं आता। माँ की पसंद इतनी भी अच्छी हो सकती है। उन्होंने मेरी सुंदरता की तारीफ की तो मैं शर्मा गई। अभी वह मेरे सामने ही बैठे थे कि अचानक उनका फोन बजने लगा। उन्होंने हैरान होते फोन कान से लगाए, लेकिन जितनी देर फोन सुनते रहे उनके चेहरे पर फैलती खुशी देखकर मैं हैरान होती रही। फोन बंद करते ही वह खुशी से बोले, विश्वास नहीं आता, जिस बिजनेस डील के लिए मैं पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था अचानक से पूरी हो गई। मुझे लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का फायदा हुआ है और यह सब कुछ तुम्हारे आने से हुआ है। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। उन्होंने मेरा हाथ थम कर कहा तो मैं शर्मा कर रह गई। अगले दिन पूरे परिवार में फेमस हो चुका था कि गौरी से शादी करते ही अनिल के भाग्य खुल गए हैं। कुछ दिन मोहल्ले वाले मुझे देखने के लिए आते रहे। बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। मेरी सास भी मेरी तारीफें करती नहीं थकती थी। एक ससुर थे जो बोलते तो कम थे, लेकिन उन्होंने भी मेरे सर पर प्यार भरा हाथ ही रखा था। देवर और नंदे आते जाते भाभी भाभी कहते नहीं थकते। मुझे लगता था मैं जैसे ही
किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। मेरा सपना तो उस समय टूटा जब मेरी शादी के ठीक 13वें दिन सुबह सुबह हमारी आंख एक चीख से खुली। मैं घबरा कर उठ बैठी। अनिल घर में कोई जोर से चीख रहा है, ना जाने क्या हुआ। मैंने उन्हें उठाया तो वह भी घबरा कर उठ बैठे। चीखने की आवाज़ सास के कमरे से आई थी। हम दोनों लपक कर वहाँ पहुँचे तो हमारा दिल दहल कर रह गया, क्योंकि सामने ही बिस्तर के ऊपर मेरे ससुर मुर्दा हालत में पड़े थे। उनका आधा शरीर बेड के ऊपर था और आधा नीचे। चेहरा नीला पड़ा था, आंखें बाहर आने को थी, मुंह से झाग निकल रहे थे। मेरी सास जोर से रो रही थी। अच्छे भले थे तुम्हारे पिताजी, उन्हें रातों रात क्या हो गया? किसी मनुष्य साये ने उनकी जान ले ली। ना जाने कैसे मनुष्य कदम पड़े हैं। गौरी के इस घर में आते के साथ तेरे पिता की जान ले ली। सास ने मेरे पति को देखकर कहा तो मैं दंग रह गई। उन्होंने ससुर की मौत का जिम्मेदार मुझे कैसे ठहरा दिया? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अनिल मेरा हाथ थाम कर मुझे वापस कमरे में ले आए थे। दुख तो उनके लिए भी बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि ससुर के देहांत मेरे कारण हुआ है। उन्होंने सपना देखा था जिसमें उन्हें दिखाई दिया कि मैं अपने ससुर का गला दबा रही हूँ। सब लोग मुझे शक भरी नजरों से देखने लगे। देवर और नंदे भी मुझसे रहने कहने लगे। ससुर के देहांत को कुछ दिन ही गुजरे थे कि अचानक एक दिन घर में चोर घुस आए। हम सब चैन की नींद सो रहे थे। जब शोर से हमारी आंख खुली, उठकर देखा तो सर पर बंदूक को ताने कई सारे लोग खड़े थे। उन सब ने हमें एक कमरे में बंद कर दिया और आराम से घर के सारे गहने और रुपये पैसा लूटने लगे। मेरी सास घबरा रही थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी एक नंद भी जवान थी और डाकू के नजरें बार बार हमारी ओर मंडराने लगी। जब उन्होंने मेरी नंद का हाथ पकड़ लिया, यह लड़की बड़ी सुंदर है, हम इसे भी अपने साथ लेकर जाएंगे, उन्होंने कहा तो मेरी सास के गले से एक चीख निकली, नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरे पति भी बंदे होने के बाद भी चिल्ला चिल्ला कर डाकू को इस हरकत से रोक रहे थे, मगर वह डाकू क्या जो किसी की बात मान जाए। उन्होंने मेरी नंद का हाथ पकड़ा और उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बेहोश शरीर को उठाकर उन लोगों ने अपनी गाड़ी में डाला और कुछ ही पलों रफू चक्कर हो गए। पीछे हम लोग रोते चिल्लाते रह गए। सबसे पहले मेरे पति ने अपने हाथ पैर खोले, इसके बाद उन्होंने सबको आज़ाद किया। यही है कल मुई तेरी पत्नी, जिसके कारण से ही हमें बार बार नुकसान हो रहे हैं। पहले तेरे पिताजी का देहांत हो गया और डाकू तेरी बहन को उठा कर ले गए। न जाने वह उसके साथ क्या करेंगे। मेरी सास ने चिल्लाकर कहा तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे पति ने उनकी बात अनसुनी करके फौरन से रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस आई तो हम सबसे उल्टे सीधे सवाल करने लगे। पूरे मोहल्ले में यह बात मशहूर हो गई कि घर में से जवान लड़की को गुंडे उठाकर ले गए। सभी लोग अजीब नजरों से हमें देखने लगे। मेरी सास जहां बैठती यहीं कहती कि जब से यह लड़की हमारे घर आई है, इसके मनुष्य साये ने घर की सारी खुशियां खा ली। मैं अपने आंसू पीती वहां से उठ जाती। शुक्र था कि अनिल इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वैसे भी उनका कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा था। उन्हें हर दिन ही प्रॉफिट होने की खबर मिल रही थी। घर में इतनी बड़ी डकैती होने के बाद भी घर के हालात में कोई फर्क न आया। अगले ही दिन अनिल को लाखों का फायदा पहुंच गया, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी मेरी नंद का दोबारा कहीं पता ना चला। मेरा देवर भी अब मुझसे कम ही बात करता था। मुझे यह सब कुछ अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन मेरा देवर कॉलेज से वापस आया तो उसकी आंखें लाल हो रही थी। क्या बात है प्रदीप, क्या तुम बीमार हो? मैं हमदर्दी से पूछा तो वह घबरा कर मुझे देखता रह गया। फिर बोला, भाभी जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है, और हाँ, सादा रोटी मत बनाना, पराठा बना कर देना। देवर ने कहा तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। इतने दिनों बाद इस घर में किसी ने मुझसे बात तो की थी। मैं खुशी खुशी उसके लिए खाना तैयार करने लगी। वह अपने कमरे में चला गया था। खाना जैसे ही तैयार हुआ, मैं लेकर सीधा उसके कमरे में चली आई। दरवाजा बंद था। मुझे अपना देवर बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह लगता। मैंने दरवाजे पर नॉक किया, मगर अंदर कोई ना बोला तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। सामने मेरा देवर कपड़े चेंज कर रहा था। एक पल के लिए मुझे शर्म सी आ गई। मैं बगैर पूछे कमरे में आ गई। मेरा देवर अजीब से नजरों से मुझे देख रहा था। मैं घबरा कर जल्दी से खाना मेज पर रखा और पलटने लगी। ठीक उसी पल मेरी सास ने जाने कहां से सामने आ गई। वह मुझे देवर के कमरे में देखकर हक्का बक्का रह गई। देवर ने सिर पर पैंट पहन रखी थी और शर्ट उसके हाथ में थी। हे मेरे एक बेटे को तो अपने काबू में करके बैठी है, अब दूसरे बेटे पर भी डोरी डाल रही है। तेरे तो लक्षण ही खराब है। मुझे शुरू से ही शक था कि तू चरित्र की अच्छी नहीं है। जब से इस घर में आई है तब से मेरी सारी खुशियों को खा गई है। मनुष्य डायन निकल क्यों नहीं जाती? यहाँ से आने दे अनिल को, आज ही उसे बताऊंगी कि तू आवारा और चरित्रहीन है। मेरी सास ने मुझ पर ऐसे आरोप लगाना शुरू किए। मैं फटी फटी आंखों से उन्हें देखते रह गई। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस प्रदीप को खाना देने आई थी, मैंने घबरा कर कहा तो मेरी सास चिल्ला कर बोली, प्रदीप तुमसे बात तक नहीं करता, तुझसे खाना क्यों मांगेगा? बता प्रदीप, क्या तूने इसे खाना मांगा था? सास ने देवर की तरफ मुंह किया तो वह जो हैरान खड़ा था उसने अचानक नहीं में सिर हिला दिया।
मैं हक्का बक्का रह गई। उसने क्या किया था? उसने तो मुझे सर से पैर तक शर्मिंदगी के समंदर में डुबो दिया था। सास तो सीना पीटते हुए मुझे बातें सुना रही थी और न जाने क्या क्या कह रही थी। मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं लपक कर कमरे में से बाहर निकल आई और मुझे पक्का विश्वास था कि अनिल के आते ही मेरी सास न जाने क्या कुछ कहेगी। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। शाम में जैसे ही अनिल की बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, मेरी सास लपक कर कमरे से बाहर निकल आई। सारा दिन रोने के कारण मेरे सर में तेज दर्द था। आ गया है अनिल, बताती हूँ उसकी अनुपस्थिति में क्या कुछ करती है, सास ने कहा तो मैंने घबरा कर उनके सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बात को गलत रंग मत दे। लेकिन वह तो मेरी बात सुनने को तैयार ना थी। अनिल अंदर आए तो मुझे माँ जी के सामने हाथ जोड़ देखकर वह हक्का बक्का रह गए। मेरा बेटा, जल्दी कर ऐसी घटिया औरत को तलाक दे कर घर से निकाल, यह आते ही पहले तेरे बाप को खा गई। अनिल, सच में मुझे घर से ना निकाल दे। यह सोचकर ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरी सास अभी भी चिल्ला चिल्ला कर मुझे कह रही थी कि अचानक मैं बेहोश होकर नीचे गिरती चली गई। बस मैं आखिरी दृश्य का यह देखा कि अनिल घबराकर मेरी ओर लपक रहे थे। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे अस्पताल की सफेद छत नजर आ रही थी। मेरे दाएं तरफ अनिल खड़े थे और वे मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर मेरी आवाज़ ठीक होने में लगी और अब मुझे याद आया कि बेहोश होने से पहले घर का माहौल क्या था। तो मैं हैरान रह गई। अनिल यूं मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझे तलाक दे देंगे? मैंने घबराकर अनिल से पूछा तो वह हंस पड़े। अरे नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स क्यों दूंगा? मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी अब तुम्हें ऐसी बातों को नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है। डॉक्टर ने बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। अनिल की बात पर मैं हैरान रह गई। समाचार तो सच में बहुत अच्छा था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले मेरा घर उजड़ने वाला था, अब भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी थी। सास भी खामोशी से मुझे देख रही थी। वह भी अस्पताल में साथ आई थी। अनिल मुझे बहुत ही ध्यान से घर वापस ले आए। अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। माँ की बातों को तो बिल्कुल भी नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्वस्थ बच्चा पैदा करो। अनिल ने कहा तो मैं सर झुकाकर रह गई। उन्हें कैसे बताते कि खुद तो वह सुबह ऑफिस चले जाते हैं। पीछे से उनकी माँ सारा दिन मेरे साथ जो हाल करती है वह मैं ही जानती थी। और अब तो मुझे अपने देवर से भी डर लगने लगा था। वह जैसे ही घर में आता तो मैं भागकर अपने कमरे में चली जाती, लेकिन अनिल मेरा बहुत ख्याल रखते। अपने हाथों से फल काट काट कर मुझे देते। रात को जब तक मैं दूध का गिलास भी ना लेती वह मेरे सामने खड़े रहते। प्यार पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन सुबह जैसे ही वह काम के लिए निकलते, मेरी सास अपने तानों से मेरा दिल छलनी कर देती। वह मुझे बुलाती ही डायन शब्द थी। ओ डायन, कितनों को खाएगी? मेरा पति तो तू खा गई, लिया मेरी बेटी को भी खा गई। अब मेरे 2 बेटे बचे हैं। खबरदार अगर उनकी तरफ तूने देखा भी तो। उठने बैठने में मुझे बस यही बातें सुनाती रहती। मेरी सास अक्सर ही बीमार रहती थी। उन्हें लगता कि उनकी बीमारी का कारण भी मैं ही हूँ। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। 9 महीने गुजरे तो मुझे अपनी हालत देखने डर लगने लगा। रह रहकर मुझे बस यही विचार आया करता कि कहीं मेरे बच्चों को भी कुछ ना हो जाए। सास की बातें सुन सुनकर तो मेरा दिल घबराने लगा। मुझे भी लगने लगा था कि कहीं मैं सच में मनुष्य तो नहीं। लेकिन मेरे पति थे जो उठते बैठते मेरा दम बढ़ाते रहते थे। शादी के बाद कुछ ही समय में हमने वह पुराना मकान छोड़कर एक नया शानदार मकान ले लिया था। पहले छोटी सी गाड़ी थी, अब मेरे पति एक बड़ी सी गाड़ी रखते थे। उनका कहना था कि कारोबार की यह तरक्की सिर्फ मेरे कारण हुई है। मैं उनकी बात सुनकर हंस देती। मुझे तो लगता था भगवान ने न जाने कौन से कर्मों के बदले मुझे अनिल जैसा पति दिया। एक दिन मुझे दर्द हुआ तो अनिल घर पर ही थे। वह मुझे फौरन अस्पताल ले गए। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ने मुझे मेरी नन्ही सी बेटी हाथों में थमाई तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरी तरह। अनिल उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सिर्फ सास ही थी जिन्होंने मेरी बेटी को देखते ही मुंह बना लिया था। अपने जैसे एक और मनुष्य डायन पैदा कर ली। बेटा पैदा करती तो शायद मुझे खुशी भी होती। सास ने दबे दबे शब्दों में मुझे अस्पताल से ही यह बात सुना दी थी। मेरा दिल बहुत सहम गया, लेकिन अनिल को खुश देखकर मैं भी खुश थी। मेरी तबीयत ठीक हुई तो हम अस्पताल से घर आ गए। उठते बैठते अनिल पहले मेरी तारीफ किया करती थी, अब हमारी बेटी को पूछते रहते। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी का नामकरण शानदार हो। मैं सारे रिश्तेदारों को दावत पर उस दिन सहयोग से अनिल के ऑफिस में ऐसा काम पड़ा कि हम लोग फंक्शन ना रख सके। बेटी के जन्म के 13वें दिन अनिल ने घर में शानदार पार्टी रखी। रिश्तेदार सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए थे। सभी मेरे भाग्य पर गर्व कर रहे थे। ऐसा प्यार करने वाला पति, रुपया दौलत हर किसी के भाग्य में तो नहीं होता। मैं खामोशी से अपनी बेटी को गोद में लिए हुए बैठी थी। मैं
अनिल आते जाते मेरी तारीफें करते तो मैं मुस्कुराने लग जाती। अचानक ही घर के दरवाजे पर एक शोर सा हुआ। मैंने घबराकर अपने दिल पर हाथ रख लिया, क्योंकि चीखने वालों में सबसे ऊंची आवाज़ मेरी सास की थी। घर के दरवाजे से लाश को उठाए कोई अंदर आ रहा था। उन्होंने लाश को लाकर आंगन में रखा तो घर में एक कोहराम मच गया। वह मेरे जवान देवर की लाश थी। सुबह तो वह घर से अच्छा भला गए थे और अब मुर्दा हालत में वापस आए। मेरी सास रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर अपने सीने को पीट रही थी और कह रही थी कि गौरी मनहूस है। जिस तरह उसने आते ही मेरे पति को खा लिया, अब इसकी बेटी ने तो आते ही मेरे बेटे को खा लिया। जिस तरह यह मनुष्य डायन है, बिल्कुल इसी तरह इसकी बेटी भी डायन है। मैं हक्का बक्का यह सब देख रही थी और जिन नज़रों से मैं पहले गर्व कर रही थी, वह सब शक भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। माँ अपने बच्चों को मुझसे दूर किए जा रही थी। घर में कोहरा मचा हुआ था। अनिल भी निढाल अंदाज में अपने भाई की लाश के पास बैठा था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। घर में किसी को मेरा ख्याल ना था। देवर की मौत का मुझे भी दुख था, मगर इसमें भला मेरा क्या कसूर था। मैं खामोशी से उठकर अंदर कमरे में चली गई। मेरी नन्ही सी बेटी रोई जा रही थी। शाम तक आरती उठाने की बात ही थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो अचानक एक ओर से मेरी सास लपक कर आई और दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। मुझे तो वह जान से मार डालूंगी। डायन, अब तू मुझे खाएगी। अब मेरी जान को खतरा है, लेकिन इससे पहले मैं तुझे और तेरी इस बेटी को मार डालूंगी। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। अच्छा था कि आसपास खड़ी औरतों ने मेरी सास को छुटाकर पीछे कर दिया, वरना शायद वह मुझे मार ही डालती। देवर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में उदासी छा गई। रात में जब अनिल कमरे में आए तो उनकी आंखों में भी लाल हो रही थी। मैं फुट फुट कर रो दिए। इन सब में मेरा और मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। अनिल को मैंने कहना चाहा, लेकिन वह भी करवट बदल कर लेट गए। शायद वह थके हुए थे, या फिर उनके दिल में भी मेरे लिए मेल था। दिन गुजरते गए। मेरी सास बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने उनकी सेवा में कोई कसर न रखी, लेकिन यूं लगता था जैसे मैं और मेरी बेटी उन्हें एक आंख नहीं भाती। अनिल का व्यवहार तो नॉर्मल हो गया। वह पहले की तरह मुझ पर और अपनी बेटी पर छिड़कने लगा, लेकिन साथ साथ मेरी सास सारा दिन मुझे और मेरी बेटी को भला बुरा कहती रहती। फिर अचानक एक दिन वह खामोश हो गई और सारा दिन मुझे घूरती रहती। उनकी यह खामोशी किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी। एक दिन वह मेरे कमरे में आई और उनके स्वर बिल्कुल बदले हुए थे। गौरी, डॉक्टर की दवाइयाँ से तो मेरी तबीयत ठीक तो नहीं हो रही। मैंने सुना है कि यहाँ से दूर एक पहाड़ी इलाका है जहाँ मेरी बहन रहती है। उसी ने मुझे एक वैद्य जी के बारे में बताया। पहाड़ों के अंदर उनका डेरा है। उनकी दवा से दूर दूर से आए लोगों को आराम आ जाता है। अनिल को कहूँगी तो वह मेरे साथ नहीं जाएगा और वैद्य जी को बुरा भला कहेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मैं तो हैरान रह गई, लेकिन मैं खुश थी कि कम से कम सास ने मुझसे बात तो की। ठीक है माँ जी, मैं बेटी को पड़ोसन को दे आऊँगी और हम वापसी में कितनी देर लग जाए, कहीं आपको परेशान ना करे। तो मैंने कहा तो मेरी सास घबरा गई। अरे नहीं नहीं, इसके बगैर थोड़ी ना जाएंगे। छोटी सी बच्ची को किसी और के हवाले करके क्यों जाऊंगे, इसको साथ लेकर चलो। उन्होंने कहा तो मैं हैरान तो थी, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली और यही फैसला मेरे लिए गलत साबित हुआ। सास ने घर की गाड़ी के होते हुए भी हमें रिक्शा में बिठाया। बड़े लंबे सफर के बाद रिक्शा एक अजीबोगरीब वीरान से इलाके के सामने जाकर रुका तो मेरी सास उसमें से उतर गई। रिक्शा वाले हमें अजीब नज़रों से देखता हुआ आगे चला गया। मेरी सास मुझे लेकर इन ऊंची नीची पहाड़ियों के अंदर जाने लगी, कभी एक पहाड़ पर चढ़ने, कभी दूसरे पर। वैद्य जी कहाँ बैठते मुझे तो नजर ही नहीं आ रही। मेरी बेटी भूख से बिलख रही थी। खुद मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी। अच्छा तुम लोगों को यहाँ बैठो, पास ही मेरी बहन का घर है, मैं वहां से पानी ले आती हूँ, मेरी सास ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा था इस वीरान इलाके में, मगर मैं सास के डर के मारे कुछ भी ना कह सकी। वह आराम से पहाड़ से नीचे उतरी, थोड़ी देर बाद गायब हो गई। घंटों तक उनका इंतजार करने के बाद भी जब वह ना आए तो मजबूरन बेटी को लेकर मैं वापस आ गई थी। और अब सामने जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था उसे देखकर तो मैं दंग रह गई। घर का दरवाजा खुला था। अंदर अनिल एक पुलिस इंस्पेक्टर से गले मिल रहे थे। वह उनका पुराना दोस्त लग रहा था। माफ कीजिएगा अनिल जी, हमें कुछ देर तो लग गई, लेकिन आपके काम को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। लीजिए आपकी अमानत आज ही। इंस्पेक्टर ने अपने पीछे खड़ी चादर के अंदर कांपती लड़की को अनिल के ओर किया तो अनिल ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैं और दरवाजे पर खड़ी मेरी सास भी फटी फटी आंखों से यह सब देख रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद थी। यह सब क्या है? यह तो मेरी बेटी है, तुम ही इसे कहाँ से लाए? मेरी सास ने लपक कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया, जो फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस वालों ने अपने चेहरे पर गंभीरता फैलाई। अनिल ने भी खा जाने वाली नजरों से देखा अपनी बहन को देखा। जब से हमारे घर में डकैती और डाकू इसे उठाकर ले गए, तब से मैं पुलिस वालों के पीछे लगा हूँ। पुलिस वालों का कहना था कि उन्हें कुछ शक है। यह कैसा अनोखा केस था। लगातार तफ्तीश और वह तहकीकात के बाद आखिरकार वह लोग उन गुंडों तक पहुंच गए और तब भी पता चला कि मेरी यह बहन, जो शकल से सीधी और मासूम
लगती है यह खुद उस गुंडे की प्रेमिका रह चुकी है। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि घर में चोरी डकैती के बाद वह इसे अपने साथ अगवा करके ले जाएंगे ताकि किसी को शक ना हो। पूछे इसे, पुलिस वाले ने कहा। तो मेरी सास हैरान रह गई। मेरी नंद अपना जुर्म स्वीकार कर रही थी। पुलिस वाला अचानक बोला, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और बुरी खबर आपको देने वाला हूँ। आपका बेटा उस दिन एक्सीडेंट में नहीं मारा था बल्कि ड्रग्स से किया ओवरडोज की वजह से मरा था। सिर्फ अनिल जी के कारण। मैं बाकी किसी को इस बात की खबर नहीं दी ताकि आपके घर की बदनामी ना हो, पुलिस वाला कह रहा था और मेरे साथ सर पकड़ी जमीन पर बैठी जा रही थी। मैं तो हर चीज का दोषी गौरी को ठहराती रही। मुझे पता ही ना चला कि मेरी अपनी औलाद बुरी है। मेरे साथ सास के बीच बोली तो बहुत शर्मिंदा थी। माँ, आप फालतू में गौरी पर हर चीज का आरोप लगाती रही। पिताजी दिल के मरीज थे, उस रात को चल बसे तो इसमें गौरी का कोई कसूर नहीं था। और बाकी आपके दोनों बच्चों के साथ जो कुछ भी अब है इनकी अपनी गलतियों के कारण था। अनिल ने भी मेरी साइड ली और मेरी सास और नंद जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। वह जानती थी मेरी नज़र में उनका मान कभी ऊंचा नहीं होगा। उनके आगे पाप खुल चुके थे, लेकिन अब उनका मान अनिल की नज़र में भी खत्म हो चुका था। अनिल ने मेरा हाथ मोड़ मुझे अंदर ले गए। मेरी सास और नंद बाहर बैठी अपनी करनी और अपने भाग्य पर रो रही थी। मैंने हर चीज को भुलाकर नई जिंदगी जीने की कोशिश की। अनिल एक बहुत अच्छा पति था। अब सास मुझे कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी।